हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। आज हम इन दोनों को करेंगे कंपेयर। आज हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे इन दोनों का कि कौन सी बेटर प्रेजेंटेशन देता है, कौन सी एक्चुअल रिजल्ट देता है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कैश बेसिस से और एक्रूअल बेसिस से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी। हमारा जो सबसे पहला डिफरेंस होता है ये हमारा है एक्रूअल अकाउंटिंग और ये हमारी है कैश अकाउंटिंग। सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है, एक्रूअल अकाउंटिंग में हम क्या क्या लेते हैं, चाहे हमारी कैश वाली ट्रांजेक्शन हो या फिर हमारी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन हो, हम दोनों ही ट्रांजेक्शन अपना कंसिडर करते हैं। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, सिर्फ हम कैश से रिलेटेड वाली ट्रांजेक्शन ही हमारी कंसिडर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्रूअल में हमें क्या देखना है, हमने ये सिर्फ देखना है कि स्पेसिफिक ईयर में कितने हमारे एक्सपेंसेस है, कितने हमारे इनकम है, चाहे हमने उसको पे किए या नहीं किए। सिर्फ हमें क्या देखना है, हमारे इस ईयर से उस ईयर से हमारे रिलेटेड होने चाहिए बस। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हमने समझा था कि हमने कैश किसके कितना पे किया है, मतलब चाहे वो एक्सपेंसेस मेरे लास्ट ईयर के हो, लेकिन अगर मैंने इस साल वो एक्सपेंसेस पे किए हैं तो मैं इसी साल की उसको एक्सपेंसेस में ही कंसिडर करूंगी। और एक्रूअल बेसिस में हमें क्या देखना है बच्चों, किस साल से रिलेटेड है। और कैश बेसिस में मैंने देखना है कि मैंने पैसा कब पे किया है। तो अब हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों मेरा क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में मेरा क्या है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जो कि मैंने आपको बताया है। और कैश बेसिस में क्या है, कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, सिर्फ इसमें क्या है, कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या पॉइंट है, हमने देखो प्रीवियस क्लास में अपना समझा था कि हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमने पहले ही पे कर दिए हो। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि हमने उसके अगेंस्ट सर्विसेज तो ले ली, चीज तो ले ली, लेकिन हमने उसको पेमेंट नहीं की। ये क्या है, हमने पहले पे कर दिए, और ये हमने अभी तक पे नहीं किए, हमें बाद में पे करने हैं। तो एक्रूअल बेसिस में हम दोनों टाइप के प्रीपेड भी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों ही कंसिडर करते हैं। और कैश बेसिस में क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोल रहा है कि मेरी डिक्शनरी में ना ही प्रीपेड नामक कोई वर्ड है, ना ही आउटस्टैंडिंग नामक कोई वर्ड है। मतलब मेरी डिक्शनरी में ये दोनों वर्ड्स काम ही नहीं करते। मैं सिर्फ क्या कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ये एक्सपेंसेस मैंने इस साल पे किए हैं तो मैंने ले लेने हैं, अगर इस साल नहीं पे किए तो मैंने नहीं लेने हैं। क्लियर। तो जो हमारा प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हम एक्रूअल बेसिस में तो कंसिडर करेंगे, लेकिन हम कैश बेसिस में कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर। और हमारी जो एक्रूड इनकम होती है, एक्रूड इनकम बच्चों कौन सी इनकम होती है, एक्रूड इनकम वो इनकम है जिसके अगेंस्ट हमने काम तो कर दिया। जैसे मैंने आपको ट्यूशन फीस का एग्जांपल दिया था कि हमने उसके अगेंस्ट काम कर दिया लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। और एक अनअर्न्ड इनकम क्या होती है बच्चों, अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है कि मैंने उसके अगेंस्ट सर्विसेज तो दी नहीं, अभी हमें दी नहीं सर्विस। तो अनअर्न्ड इनकम क्या होती है कि मैंने पैसे ले लिए और अभी मुझे सर्विसेज देना बाकी है। ठीक है। तो एक्रूअल इनकम क्या बोलता है बच्चों, मैं चाहे एक्रूड इनकम है चाहे अनअर्न्ड इनकम है दोनों को कंसिडर करूंगा, दोनों इसमें एडजस्ट होती है। हमें क्या देखना है कि जो इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। और कैश बेसिस में क्या बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम के नाम से कोई भी वर्ड नहीं है। मैं सिर्फ क्या कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि इस इनकम, मुझे ये वाली इनकम के अगेंस्ट कैश इस साल रिसीव हुआ है तो मैं कंसिडर कर लूंगा, अगर इस साल रिसीव नहीं हुआ तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम को हम एडजस्ट करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, और कैश बेसिस में हम इसको कंसिडर नहीं करते।
तो हम पढ़ भी लेते हैं अपना कि प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, अर्नड इनकम भी बोल सकते हैं। तो प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड भी होते हैं और एडजस्टेड भी होते हैं, और प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड, हम उसे एडजस्टेड नहीं करते। देखो इस चीज का मतलब ना अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करोगे ना जो आपके कोर्स में है, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी चीजें की आती रहेगी। और कि नेक्स्ट हमारा क्या है, जो एक्रूड इनकम है या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस है, वो भी एडजस्ट या अकाउंटेड होता है, लेकिन कैश बेसिस में एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस एडजस्टेड नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है, देखो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं निकाल पाऊँ। तो बेसिकली जो हमारा मेन पर्पस क्या है अकाउंट्स बनाने का, वो यही है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अपना इवैल्यूएट कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिल्कुल करेक्ट निकलता है, वो बिल्कुल करेक्ट निकलता है, लेकिन कैश बेसिस में बिल्कुल करेक्ट नहीं निकलता। कैसे नहीं निकलता, क्योंकि देखो बच्चों हमारी जो इनकम है प्रीवियस ईयर में मुझे क्या हुआ था, वो इनकम मिल गई, वो पैसे मिल गए, और जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे वो मैंने इस वाले ईयर में कंसिडर किए, इस वाले ईयर में मैंने पेमेंट की है उन एक्सपेंसेस का। तो प्रीवियस ईयर में मेरे को पैसे मिल गए थे तो मैंने प्रीवियस ईयर में इनकम कंसिडर कर ली, और इस ईयर में मैंने एक्सपेंसेस पे किए तो मैंने इस ईयर में एक्सपेंसेस कंसिडर कर लिए। तो बच्चों देखो मिसमैचिंग कंसेप्ट हो रहा है ना, किसी ईयर में मैं इनकम कंसिडर कर रही हूँ और उसी के अगेंस्ट किसी दूसरे ईयर में मैं एक्सपेंसेस कंसिडर कर रही हूँ, तो कभी भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आएगा। मुझे ये नहीं पता लगेगा कि जो मैंने काम किया है उससे रिलेटेड मुझे इनकम में से अगर मैं अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देती हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस निकलता है। क्लियर। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट कहता है कि मैं बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि वो करेक्ट बिल्कुल नहीं निकालता, क्योंकि वो जो उसकी जो सुई होती है ना वो सिर्फ एक ही चीज पे अटकी होती है, मेरे को सिर्फ पैसों से बात करनी है। वो समझता ही नहीं है कि अगर तू पिछले साल में इनकम लेगा और इस साल में एक्सपेंसेस लेगा तो मैचिंग कंसेप्ट कैसे होगा। इस साल में तो बच्चों मेरे को लगेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट शानदार आ गया, बहुत बढ़िया आ गया, और इस साल में बच्चों मेरा लगेगा कि मुझे लॉस ही लॉस आया हुआ है। क्लियर, समझ रहे हो आप मेरी बात। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो हम इसको अब रीड आउट करते हैं, क्या है ये हमारा, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं असर्टेन होता, नॉट असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा जो है, अब देखो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें ढंग सारी चीज़ें अच्छे से नॉलेज चाहिए कि प्रीपेड क्या वर्ड है, आउटस्टैंडिंग क्या वर्ड है, एक्रूड क्या है, अनअर्न्ड इनकम क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस है, बहुत सारी नॉलेज चाहिए। तो जब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, हमें अकाउंट्स की टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंसिडर करते हैं। और कैश बेसिस तो में तो क्या है बच्चों कि हमें सिर्फ क्या देखना है, कैश देखना है, रोकड़ा आया, पैसा आया, नगद आया तो ले लिया, नहीं आया तो नहीं लिया। तो इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब आज जैसे जिसको नॉलेज हो अकाउंट्स की वही बना पाता है, क्योंकि जो भी सारी टेक्निकल टर्म है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, प्रीपेड वाली, आउटस्टैंडिंग वाली, वो सारी की सारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो वो बहुत इजीली मेंटेन हो जाती है। और एक्रूअल बेसिस में टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको पढ़ते हैं। द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज as many adjustment like prepaid, outstanding, capital and revenue are required to be made, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, कैश बेसिस बच्चों, इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, वो उसको नहीं चाहिए होती, एज इट रिक्वायर्ड फॉर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है वो कैश बेसिस के लिए नहीं पड़ती। क्लियर। अब देखो जैसे हमारा जो कोई भी चीज होती है ना वो लॉ के द्वारा, एक्ट के द्वारा ना, जैसे इनकम टैक्स बना हुआ है, जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते जाओगे ना, अभी तो आपका जस्ट करियर शुरू ही हुआ है, आगे आगे प्रोसीड करते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे एक्ट्स बने हुए हैं,
लॉज बने हुए हैं, तो काफ़ी सारे जिसमें हमें चीज़ें दे रखी है। जैसे अगर हमारा कोई केस भी चलता है तो लॉयर लॉयर के पास क्या होती है, कितने मोटे मोटे बुक्स होती है। और अगर हमारे कोई इनकम टैक्स में कैलकुलेशंस होती है तो उसके लिए भी एक्ट बने होते हैं, लॉज बने होते हैं। तो ऐसे ही जो लॉज एक्ट ने क्या कर रखा है कि एक्रूवल जो है वो बिल्कुल सही मेथड है, लेकिन कैश जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको कोई भी मान्यता, उसको कोई भी अप्रूवल, कोई कुछ भी नहीं मिला हुआ। तो नेक्स्ट बच्चों क्या है, जो हमारी जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसने रिकॉग्नाइज किया है कि बिल्कुल ठीक है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है इसके बारे में कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है या नहीं है। वो एक्रूवल को तो कह रहा है बिल्कुल ठीक मेथड है अकाउंटिंग करने का, यही मेथड यूज होना चाहिए। और कैश बेसिस जो हमारा है वो रिकॉग्नाइज नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 के उससे। देखो अब हम पढ़ते हैं कि accrual basis of accounting is recognized by the companies act 2013 और cash basis of accounting is not recognized by the companies act 2013। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों क्या है, एक्सेप्टेबल है, मतलब अगर सपोज वो ठीक अकाउंटिंग नहीं कर रहा तो कौन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो एक्रूवल बेसिस क्या है, वो सब कह रहे हैं कि बढ़िया है, बढ़िया एक्सेप्टेबल है, सब मान रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताया था कि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। और जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब वो ठीक से हमारा देखो मेन पर्पस यही है कि हम अकाउंट्स बनाते कि प्रॉफिट एंड लॉस निकले। जब वो प्रॉफिट एंड लॉस ठीक ही कैलकुलेट नहीं हो रहा तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अब हम इसका पढ़ते हैं क्या बता रखा है हमें। Accrual basis of accounting is more acceptable is business as it reveals correct income and expenses। ठीक है, क्योंकि हमें ढंग से वो इनकम और एक्सपेंसेस बताते हैं, हमें बताता है कि इस साल से रिलेटेड इतने इनकम है, इस साल से रिलेटेड इतने एक्सपेंस है, सिर्फ वो कैश में बात नहीं करता। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बच्चों, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हमें ढंग से इंफॉर्मेशन एज इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताता, तो इसलिए एक्सेप्टेबल भी नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, रिलायबल। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, रिलायबल। अब देखो जैसे अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि ये चीज ढंग से है, ये चीज ढंग से हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, तभी तो आप रिलाय करते हो ना, वरना आप रिलाय नहीं करोगे। तो अक्रूवल है वो ठीक से रिजल्ट देख रहा है तो सब उसको रिलाय करते हैं। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिलायबल भी नहीं है, वो रिलायबल क्या होगी, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट बता ही नहीं रही है, वो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड कर रही है, तो वो रिलायबल भी नहीं है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं कि हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस and thus reveals correct profit and loss beside assets and liabilities। ऐसे हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, लेस रिलायबल। ये क्या लेस रिलायबल क्यों है बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है और इसलिए वो रिवील नहीं करवा पाता, एज अ रिजल्ट डज नॉट रिवील करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, तो ये रिलायबिलिटी भी नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सुटेबिलिटी, कि ये जो सुटेबल है, ये सुटेबल है बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, और ये सुटेबल है सिर्फ जैसे छोटे मोटे बिजनेस हो गए, जैसे आप पनवारी की दुकान पे चले गए, ये जैसे आप ग्रॉसरी शॉप पे चले गए, तो ये उसी के लिए सिर्फ सुटेबल है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इज मोर सुटेबल फॉर बिजनेस एज इट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स है। it can be made availability by accrual basis of accounting। cash basis of accounting is suitable for not profit organization and professional, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, क्योंकि उनको लेस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एज कंपेयर टू बिजनेसमैन। क्लियर, तो इन शॉर्ट क्या है, जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो हमारा रिलायबल भी है, सुटेबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है। कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, मतलब लॉज एक्ट ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज जरूरत होती है, और सबसे प्लस पॉइंट इसका क्या है कि हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, ये नहीं है फेक दिखाता है। तो
आज से हम सोच लेते हैं कि जब भी अगर हम अकाउंटिंग फील्ड में आगे अपना करियर प्रोसीड करेंगे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखेंगे साइड में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हमेशा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स किससे बनाएंगे, एक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि वही ट्रस्टवर्दी है, वही एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है और वही बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर हो गए बच्चों हमारे डिफरेंसेस। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो डिफरेंसेस का। उसके बाद हम चलते हैं एक इलस्ट्रेशन पे, हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं कि हमें एक दे रखा है इलस्ट्रेशन, उसमें हमें निकालना है कि अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना निकलेगा, और अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना निकलेगा, ये हम समझते हैं। आ कंसल्टेंट, देखो मैं अपनी वीडियोस में वही इलस्ट्रेशन डिस्कस करती हूँ जो मुझे लगता है रेलिवेंट है, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में यूज होगा। क्योंकि ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन करवा लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इलस्ट्रेशन में इतने पक्के तरीके से करा दूँ आपका कि और बुक के इलस्ट्रेशन आप खुद सॉल्व कर लो। मेरा मेन मोटिव यही है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो आप में। क्लियर? Vijay, a consultant during the financial year 2023-24 earned rupees 4 lakh, out of which he received 3,50,000. ठीक है? He incurred an expense of rupees 1,70,000, out of which 40,000 are outstanding. He also received consultancy fees relating to previous year 45,000 and also paid 20,000 expenses of last. ठीक है? अब जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम अब चार्ट बनाते रहते हैं। विजय है, एक कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उसने अर्न किए हैं 4 लाख रुपीज। ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में उसने 4 लाख रुपीज 4 लाख रुपीज अर्न किए हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, उसमें से उसको 3,50,000 रिसीव हो गए। मतलब कि देखो 4 लाख के दो पार्ट्स हो गए, एक कैश और एक अभी नॉट रिसीव। ठीक है, 3,50,000 उसको रिसीव्ड हो गए और 50,000 उसको अभी तक रिसीव नहीं हुए। अभी हमने पिक्चर ड्रॉ कर ली है अपनी। नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट है ही इनकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1,70,000। उसने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, ये बच्चों हमारी थी इनकम। नेक्स्ट वो बता रहा है उसने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया कितना, यहाँ पर उसने बताया हमें एक्सपेंसेस किया उसने 1,70,000। 1,70,000 उसने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया। अब देखो इसमें वो क्या बता रहे हैं कि आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। मतलब कि एक 1,70,000 में से 40,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि उसने 40,000 पे नहीं किए। तो 1,70,000 का क्या में से उसने 1,30,000 तो पे कर दिए कैश में, और जो 40,000 है उसने पे नहीं किए, वो उसके आउटस्टैंडिंग है, नॉट पेड। यहाँ तक हमारी बन गई स्टोरी बहुत अच्छे से। जब भी कोई ऐसा इलस्ट्रेशन आए, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी समरी अच्छे से बना लोगे, जिससे क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअली में क्या बोलना चाहता है। He also received a consultancy fees relating to previous year 45,000 and also paid। ठीक है, प्रीवियस, अब ये जो था ये हमारी करंट ईयर की पिक्चर थी। अब वो क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर का उसको कंसल्टेंसी फीस बच्चों कितनी रिसीव हुई है, 45,000। इनकम कितनी रिसीव हुई है, 45,000। और वो क्या कह रहा है बच्चों, एक्सपेंसेस उसको 20,000 के एक्सपेंसेस उसने लास्ट ईयर के पे भी कर दिए। तो एक्सपेंसेस उसने लास्ट ईयर के बच्चों कितने पे कर दिए, 20,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारी पिक्चर है। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, हमें निकालना है, यू आर डिटरमाइंड हिज इनकम। हमें इनकम निकालनी है, मतलब हमें क्या बनाना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। एज ही फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमें दोनों बेसिस से हमें निकालना है। ये बच्चे मैं कैश बेसिस से कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पर मैं एक्रूअल बेसिस से कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों मेरा प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट मेरा ऐसे निकलता है अगर मैं अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देती हूँ तो। ठीक है, इनकम में से मैं सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दी तो कैश बेसिस में हम वही इनकम और वही एक्सपेंसेस लेंगे जो कि कैश से रिलेटेड हुई है, और एक्रूअल बेसिस में हम वही लेंगे जो इस साल से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, मैं अगर इनकम में से अपना एक्सपेंसेस माइनस कर देती हूँ तो सबसे पहले हम कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस को देखते हैं।
एक्रूअल बेसिस में बच्चों ये वाली मेरी है, तो क्या है एक्रूअल बेसिस, वो कह रहा है इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मेरे 4 लाख की इनकम हुई। मेरे को एक्रूअल बेसिस में ये नहीं देखना है कि मुझे पैसे मिले या नहीं मिले, मुझे सिर्फ क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि इस साल मेरा कितना हुआ। और वो क्या कह रहा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बच्चों मेरे कितने हुए 1,70,000, चाहे उसने कैश पे किया हो या नहीं किया हो, मुझे क्या देखना है कि एक्सपेंसेस कितने हुए, कितने हुए बच्चों 1,70,000। क्लियर। तो अगर मैं इनको माइनस करती हूँ तो बच्चों मेरा कितना आएगा 2,30,000। क्लियर। ये आ गया मेरा 2,30,000। तो ये निकल गया मेरा एक्रूअल बेसिस। अब हम आते हैं कैश बेसिस पे। कैश बेसिस में बच्चों मेरे को क्या देखना है कि मुझे कैश कितना रिसीव हुआ। मुझे ईयर से कोई मतलब नहीं है, कैश बच्चों मेरे को कितना रिसीव हुआ 3,50,000। ये मुझे इस साल से रिलेटेड कैश रिसीव हुआ है 3,50,000। और बच्चों देखो प्रीवियस ईयर का भी मुझे कुछ कैश रिसीव हुआ है, जो उसने बोल रखा था 45,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पर भी 45,000 डाल दूंगी। और मेरा बच्चों एक्सपेंसेस कितना हुआ है, एक्सपेंसेस कैश से रिलेटेड मुझे कितना हुआ है 1,30,000। मैंने क्या किया 1,30,000 माइनस कर दिए। और मेरे को प्रीवियस ईयर का भी मैंने एक्सपेंसेस कितना पे किया है 20,000, तो मैंने यहाँ पर भी अपना माइनस कर दिया। ठीक है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि मैंने क्या किया बच्चों, जो इतना भी मेरा कैश बेसिस में इनकम थी वो मैंने डाल दी। इस साल की मेरी जो कैश बेसिस वाली इनकम थी वो 3,50,000 थी और प्रीवियस ईयर की मेरी 45,000 थी। तो अगर मैंने डाल दिया इनको। और दूसरा मेरा क्या था बच्चों एक्सपेंसेस, मेरा 1,30,000 इस साल का एक्सपेंस था जो मैंने कैश पे किया है। और जो मेरा प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था वो मैंने 20,000 पे किया है। क्लियर। तो अगर मैं इनको टोटल करूँ तो बच्चों मेरा कितना आता है 3,95,000। और जो मेरे एक्सपेंसेस है वो मेरे कितने आते हैं 1,50,000। तो इनको माइनस करके बच्चों मेरा कितना आएगा 2,45,000 रुपीज। क्लियर। तो कैश बेसिस से मेरा 2,45,000 निकलता है, एक्रूअल बेसिस पे मेरा 2,30,000 निकलता है। बेसिकली बच्चों एक्रूअल बेसिस पे मुझे क्या देखना है, मैंने क्या देखा है कि इस साल से रिलेटेड मेरी कितनी इनकम और कितने एक्सपेंसेस थे। और कैश बेसिस का मुझे क्या देखना है कि इस साल मुझे कितनी इनकम कैश में मिली है और कितने एक्सपेंसेस मेरे कैश में गए। क्लियर। तो इस क्लास में हमने अपना समझ लिया कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में डिफरेंसेस क्या है, एक इलुस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब आप बुक में उठाओगे और जो भी इलुस्ट्रेशन करेंगे वो आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। बेसिकली बस मेरा जो गुरु मंत्र है इस चैप्टर के लिए वो यही है, कैश बेसिस में चाहे वो इस साल की हो किसी भी साल की हो, एनी ईयर, रिलेटेड टू एनी ईयर। ठीक है। मुझे क्या देखना है, सिर्फ पैसा आया कितना, गया कितना, इन और आउट। मेरे को बस ये दो चीजें देखनी है कैश की। और एक्रूअल बेसिस में मुझे बच्चों क्या देखना है कि रिलेटेड टू दिस ईयर, रिलेटेड टू दिस ईयर में कितनी हुई है ट्रांजेक्शन। क्लियर। एक्रूअल बेसिस में मुझे क्या देखना है इस साल में मेरी कितनी हुई है। और कैश बेसिस में बच्चों मेरे को क्या देखना है कि मेरी प्रीवियस ईयर में, चाहे कैश बेसिस में बच्चों मुझे क्या देखना है कि मेरा पैसा कितना आया और कितना गया। कोई क्वेरी रेज हो रही है आपकी इस कंसेप्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, फिर मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हाइब्रिड अकाउंटिंग बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।